तो पिछले क्लास में मैंने सब डिवीजन के बारे में बताया था एनाटॉमी के, और उसमें कैडावेरिक एनाटॉमी के बारे में मैंने बताया था। मैंने माइक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में बताया था। मैंने लिविंग एनाटॉमी के बारे में बताया था, और लिविंग एनाटॉमी को मैं बता रहा था यहाँ पे ओवर हो चुका था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एनाटॉमी का जो सब डिवीजन है ना, इसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी एक्चुअली में डेवलपमेंटल एनाटॉमी है, और एम्ब्रियोलॉजी प्रीनेटल यानी कि वो फीटस जो मां के पेट में होता है, या एम्ब्रियो जो वॉम्ब में होता है, जिसको यूटेरस कहते हैं, जिसको यूटेराइन कैविटी कहते हैं, और उसके अंदर उसकी जो ग्रोथ होती है ना, उसका जो डेवलपमेंट होता है, वो दुनिया में आने से पहले तो उसका जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की जो स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक चीज और हो जाती है, बीच में कुछ अगर याद आ जाएगा तो मैं बता दिया करूंगा, कि एक होती है मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, कि वो बेबी का शेप नहीं ले पाता, वो एक ट्यूमर के जैसा बन जाता है। ठीक है, लेकिन वो जो लेडी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होगी, उसको फील होगा कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है ना, तो एम्ब्रियोलॉजी भी एनाटॉमी का एक सब डिवीजन है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। हिस्टो का मतलब क्या होता है? टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू के की जो स्टडी होती है उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहेंगे। और जाहिर है कि टिश्यू के बारे में अगर आपको पढ़ना है, इफ यू हैव टू स्टडी अबाउट द टिश्यूज, तो हाउ यू विल स्टडी? आप उसको जब तक देखेंगे नहीं, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हिस्टोलॉजी पढ़ा जा सके। तो इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है टिश्यूज के बारे में स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग हिस्टोलॉजी में टिश्यू को पढ़ते हैं। आप लोग को अच्छे से पता है कि जब सेल्स आपस में जुटते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू आपस में जुटेगा तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन्स जुटते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, बॉडी बनती है। तो हिस्टोलॉजी हो गया। आपको मैं बता देता हूं कि हिस्टोलॉजी एक ब्रांच है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में भी, जिसमें टिश्यू के बारे में स्टडी किया जाता है, उसके अंदर होने वाले एनोमली को समझा जाता है। ठीक है, एनोमली कहने का मतलब आप जानते होंगे कैंसर के बारे में। ठीक है ना, और कैंसर को छोड़िए, आप लोग ट्यूमर के बारे में जानते हैं। तो ट्यूमर एक्चुअली में क्या होता है? एबनॉर्मल टाइप से जो सेल का ग्रोथ होता है ना किसी ऑर्गन में, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। यूजुअली जो भी ट्यूमर होता है उसके एंड में देखिएगा कि मां लगा रहेगा उसमें, जैसे हेमेंजियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा। तो जो उसकी जो टिश्यू है उसको काट करके और उसमें ये चेक किया जाता है कि उसमें कैंसर का कंडीशन है कि नहीं। और इस वो जो प्रोसीजर होती है जिसके जरिए से टिश्यू को निकाला जाता है वो बायोप्सी कहलाता है। ठीक है ना, बायोप्सी कहलाता है। और वो बायोप्सी करने के लिए कई तरह से बायोप्सी होती है। एक तो इंसिजनल होती है और एक ऐसी होती है जिसमें निडल को पंक्चर किया जाता है, जिसको FNAC कहते हैं, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी तो हो गया सेल का,
तो वहां पर जो टिश्यू को निकाला गया, ठीक है ना, इंसिजन दे करके या चीरा लगा करके या नीडल गाइडेड करके या सोनोग्राफिक गाइडेड करके या सीटी स्कैन गाइडेड करके उस टिश्यू को निकाला गया। और निकालने के बाद जब उसमें स्टडी होती है तो वो पता चलता है कि टिश्यू नॉर्मल उसकी एनाटॉमी है, कि उसकी एनाटॉमी में चेंजेस आया है। तो आप समझ गए कि हिस्टोलॉजी एक बहुत ही बड़ा वाइड ब्रांच है, और जाहिर है कि हिस्टोलॉजी के बाद फिर आप हिस्टोपैथोलॉजी, उसी का जो है ये शुरुआत है, ये बेस है। जब तक हिस्टोलॉजी नहीं जानेगा वो हिस्टोपैथोलॉजी नहीं जान सकता है, टिश्यू के चेंजेस के बारे में नहीं जान सकता है। सबसे बड़ी बात कि हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गन्स जो हैं, चाहे वो हेपेटिक पैरेन्काइमा की बात करें, चाहे नर्वस सिस्टम की बात करें, चाहे टंग की बात करें, चाहे सिलेवरी ग्लैंड की बात करें, किसी भी ऑर्गन की बात करें, तो हर तरफ की जो टिश्यूज होती है वो अलग तरीके की होती है, अलग अलग टाइप की होती है, वो अपने फंक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना टिश्यू के, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। और इवन साइटोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी भी होता है स्टडी ऑफ सेल। तो सेल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो साइटोलॉजी में आता है। तो आपने अगर अभी सेल्स के बारे में स्टडी किया है, आईएससी में आपने स्टडी किया या मेडिकल कॉलेज में आकर के स्टडी किया, तो आप एक टिपिकल सेल के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन हर जगह का सेल अलग अलग है। बोन का सेल है ना, फिर आपके ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का हो गया है ना, न्यूरॉन, तो हेपेटिक सेल्स, ठीक। तो हर जगह के सेल्स जो है अलग अलग तरह के होते हैं, और वो अपने फंक्शन के तरह से, जैसा उसका फंक्शन होगा उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या स्ट्रक्चर है और उसके अंदर के ऑर्गेनल किस तरह के हैं। तो वो साइटोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है उसको। अब आते हैं, आपका एम्ब्रियोलॉजी आपने समझा, आपने हिस्टोलॉजी समझा। अब आते हैं हम लोग रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी, ठीक है। ये एक इमेज होता है, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और हमारे मेडिकल फील्ड में आप जानते होंगे कि डेंटल स्टडी करने के लिए, डेंटल एनाटॉमी को समझने के लिए डेंटल रेडियोग्राफी का सहारा लिया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को समझने के लिए डेंटल रेडियोग्राफी का सहारा लिया जाता है। जैसे कि चूंकि आप लोग बीडीएस के हैं तो मैं सब तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले आप अपने डेंटल के हिसाब से समझ लें कि अगर किसी को किसी तरह की एनोमली है, जैसे ऑर्थोडोंटिक्स है ना, तो इरेगुलरिटी होगी तभी उसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए ऑक्लूजल रेडियोग्राफिक टेक्निक का सहारा लिया जाता है, और एक इमेज देखी जाती है जिसमें सारा डिटेल्स आपको पता चल जाता है, जिसके लिए किसी तरह का कट नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह का इंसिजन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो हो गया। देखिए, एक्चुअली में डेंटल रेडियोग्राफी में डेंटल एनाटॉमी को समझने के लिए कई तरह के टेक्निक का सहारा लिया जाता है। एक होता है पेरीएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी, एक होता है ऑक्लूजल रेडियोग्राफी, एक होता है ओपीजी ऑर्थोपेंटोमोग्राफी। तो ये हो गया आपके दांत का। फिर आप सेफ्लोमेट्री यानी कि माथा का मेजरमेंट लेना, ठीक है, यानी कि किसी तरह का उसमें किसी तरह का सर्जिकल प्रोसीजर करना है, उसके
एनोमली को ठीक करना है तो उसके एनाटॉमी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो वो सब आपका एक अलग सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर आप ये सारी चीजों को भी पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सारे सब डिविजन्स को जान रहे हैं। अब ये हो गया डेंटल की बात। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि इसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ। आप अगर बीडी चौरसिया की बुक देखते हैं तो उसमें एक चेस्ट का शैडोग्राफ रखा हुआ है, जिसको शैडोग्राफ या रेडियोग्राफ कहते हैं, और उसमें यह दिखाया जा रहा है कि ये एनाटॉमी है, ये एनाटॉमी है। एग्जैक्टली वो है। उसमें रिब्स दिखाई दे रहा है, उसमें लंग्स दिखाई दे रहा है, उसमें हार्ट को देख रहे हैं, उसमें हम डायफ्राम को समझ रहे हैं। तो उसकी जो एनाटॉमी होती है वो आपको रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी की एनाटॉमी हो गई। बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम लोग इसको और आगे बढ़ते हैं तो स्कल के लिए भी एनाटॉमी होती है इमेजिंग टेक्नोलॉजी की। और अब दुनिया बदल चुका है। बीडी चौरसिया ने जब बुक लिखा था उससे हम लोग आगे निकल गए, अब बहुत आगे निकल गए। तो अब इमेजिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें जुट गई हैं। आप जानते हैं सीटी स्कैन, ठीक है। ओपीजी एक्चुअली में उसी का एक छोटा फॉर्म समझ लीजिए। सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन है। इसमें आप 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एनाटॉमी को स्टडी कर सकते हैं, सेक्शनल एनाटॉमी को। उसके अलावा यूएसजी, जिसको हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं, साउंड वेव को दे करके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को देखा जा सकता है। इवन आप थायराइड ग्लैंड को देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएसजी के अलावा आ जाता है न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन जिसको हम लोग पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी होती है, और इसके जरिए से रेडियो फार्मास्यूटिकल बॉडी के अंदर डाला जाता है और बॉडी के ऑर्गन्स की इमेज को लिया जाता है। तो ऐसा करके ये एक बहुत बड़ा ब्रांच बन चुका है, ये जो एनाटॉमी को बहुत तरीके से और हर जगह पर की एनाटॉमी को पढ़ने के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर एक्सरे की एनाटॉमी को जान रहे हैं तो आप यूएसजी के एनाटॉमी को समझ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। आप अगर यूएसजी के एनाटॉमी को समझ रहे हैं तो आप न्यूक्लियर मेडिसिन के एनाटॉमी को सेपरेटली यू हैव टू स्टडी ईच एनाटॉमी, sonographic anatomy, radiographic anatomy, CT anatomy, and even about nuclear medicine also, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में बात करने। कंपैरेटिव कंपैरेटिव एनाटॉमी की जब बात आती है तो इसमें नाम ही से पता चल रहा है कंपैरिजन करना, है ना, कंपेयर कर लेना। अब इससे क्या होता है कि एक्चुअली में कोई हम लोग से मिलता जुलता कोई एनिमल है, जैसे मान लीजिए मंकी है, ठीक है, और उसका जो बोन है, हैंड का बोन हो गया, ठीक है, उसके हैंड के बोन में और अपने हैंड के बोन में हम डिफरेंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है, रेडियस के बीच में या अल्ना के बीच में। और उस डिफरेंस को समझने का जो कला है उसको हम लोग कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। यानी कि अपने से मिलते जुलते दूसरे और अपने जानवर के अंग को कंपेयर कर लेना। मान लीजिए कि हम मंकी के हार्ट से ह्यूमन के हार्ट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम आर्टरी को दूसरे एनिमल के अपने आर्टरी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ये भी होता है कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है, डायग्नोस्टिक फीचर भी है इसका। इवन सेम आदमी है और उसको वो सफर कर रहा है एक बीमारी से जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, जो हड्डियां होती हैं वो फ्रेजाइल हो जाती है, वो पोरस हो जाती हैं, और उसके पोरस होने की वजह से बोन की डेंसिटी काफी घटने लगती है। और लेडीज में देखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो डिजीज है बहुत कॉमन होता है, और कैल्शियम की कमी से या
वो हड्डी जो है कमजोर होने लगती है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं, दो बोन को कंपेयर कर लेते हैं। यूजुअली जो पुरानी टेक्निक है, ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम लोग एक्सरेज कहते हैं, एक्सरे अगर मान लीजिए कि उनको डाउट है कि उसके दोनों हाथ का जो है अगर एक्सरे कर लेंगे तो दोनों हाथ का कंपैरिजन कर लेंगे। अगर मान लीजिए एक में डिसलोकेशन है और दूसरे में डिसलोकेशन नहीं है तो कितना डिसलोकेट कर गया है ये इवेल्युएट किया जाता है, वो असेसमेंट किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस के केस में यह चेक कर लिया जाएगा कि किस बोन की डेंसिटी नॉर्मल है और जिसकी नॉर्मल है उससे जो जिस जगह पे हुआ है वहां पर कितना सारा चेंजेस हुआ है, ठीक है ना। तो जहां पर ऑस्टियोपोरोसिस होगी वहां पर की डेंसिटी कम होगी और वहां से रेडिएशन पेनिट्रेट करेगा, इमेज थोड़ी काली होने लगती है, इस तरीके से। तो कंपैरेटिव का मतलब हो गया दो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर कर लेना। मान लीजिए राइट किडनी है और लेफ्ट किडनी है, सेम बंदे की किडनी है, ठीक है। अब ऐसा है कि एक में जो है एक कॉन्जेनाइटल डिजीज है, या एक किडनी में क्या हुआ कि दोनों किडनी में जो है एक बीमारी हो गई जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी बीमारी हुई। एक में माइल्ड हो गया और एक में हो सकता है ज्यादा हुआ हो। तो दोनों में कितना कितना हुआ है ये जानकारी को हासिल करना, इसको हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। देखिए एक्चुअली में हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है मैं 1 मिनट में समझा देता हूं, ये कैसे एनाटॉमी में हेल्प करता है। एनाटॉमी डजंट मीन कि यू हैव टू स्टडी ओनली नॉर्मल, you have to study something abnormal also to understand its feature। आपको इसको समझने के लिए एक्चुअली में थोड़ा बहुत एबनॉर्मलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम लोग ये किडनी को देख रहे हैं तो किडनी से जो ये रीजन है इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग जानते होंगे कि इसको रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है। और ये सारा जो है आपको कॉर्टेक्स हो गया, मेड्यूला का पोर्शन हो गया, कैलेक्स हो गया, मेजर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स। एक्चुअली में हुआ क्या ना कि इस बंदे को स्टोन हो गया, यहां पे क्या हुआ, रीनल कैलकुली का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। अब ये नॉर्मल एनाटॉमी है, सपोज दैट, ठीक है। लेकिन जब स्टोन होगा तो यहां से जो यूरिन आ रही है वो नीचे नहीं आ पाएगी और ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसके अंदर जो फ्लूइड भरेंगे ज्यादा, इसके अंदर जो ज्यादा फ्लूइड जमा होंगे, यानी कि यूरिन जो इसके अंदर जमा होगी तो ये कैलिसियल रीजन को भी चौड़ा करेगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा देखिए ये एनाटॉमी में क्या हुआ, तब्दीली हुआ। हम नॉर्मल से इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब दूसरे साइड देखिए कि यहां पर जो पोर्शन है ये रीनल पेल्विस का, ये ऐसा करके खुल जाता है और ये बाहर निकल जाता है, इस तरह का शेप होता है और इसके अंदर यूरिन आकर के जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन डेवलप करता है ये, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। और दूसरे किडनी में भी हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम कंपैरेटिव एनाटॉमी में दो ऑर्गन को, सेम टाइप के दो ऑर्गन को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो सेम रेस का हो, डिफरेंट रेस का हो, एनिमल से मैन का हो। इस तरह जो है हम जिस एनाटॉमी को पढ़ते हैं वो कंपैरेटिव एनाटॉमी में आ जाता है। अब आते हैं, नेक्स्ट है आपका, मैं आगे आता हूं, नेक्स्ट है आपका सरफेस एनाटॉमी। ठीक, ये जो सरफेस एनाटॉमी है इसको हम लोग टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो सरफेस एनाटॉमी है ये डीपर पार्ट के बारे में पढ़ाया जाता है ना।
जो चीज, जो ऑर्गन स्किन के कंपैरिजन में, रिलेशन में, जो चमड़ा होता है, जो स्किन होता है, उसके रिलेशन में, उसके सरफेस से जो डीपली होते हैं जो ऑर्गन, उसको जब हम स्टडी करते हैं, है ना, स्किन के ऊपर से, जैसे कि मान लीजिए ये स्किन है और इसके नीचे जो है यहाँ पर एक ऑर्गन है, तो स्किन के से हम इसको समझ रहे हैं कि ये यहां से यहां तक, ये जो इसके नीचे जो डीप ऑर्गन है, ये मान लीजिए किडनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ डीपर पार्ट इन रिलेशन टू स्किन, ठीक है, स्टडी ऑफ डीपर पार्ट इन रिलेशन टू स्किन, इसी को हम लोग सरफेस एनाटॉमी या इसी को हम लोग टोपोग्राफिक एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। और ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये क्लिनिकल, है ना, प्रैक्टिस और सर्जिकल ऑपरेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। और ये आप लोगों को भी जानना है, पढ़ना है और समझना है। इसके बाद आते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। इसके बाद है अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी, इसको हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी को हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी भी कहते हैं। और ये डिजीज से रिलेशन जो बताया जाता है किसी ऑर्गन का, जैसा कि जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बताया, ठीक है। तो मैंने बताया कि ये एक तरह का, ये वाला जो चीज हो जाएगा, बीमारी को जो समझने के लिए होगा, उसको हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी के नाम से जानते हैं या अप्लाइड एनाटॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो डिजीज के रिलेशन में हम किसी स्ट्रक्चर को अगर पढ़ते हैं तो उसको हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी कहते हैं। लेकिन ये चीज जैसे जैसे स्टडी की जाती है वैसे वैसे वो सेट होता चला जाता है, ठीक है ना। वो स्पेसिफिक, जब आप प्रैक्टिस में उतरेंगे तो आप खुद समझ लेंगे कि ये एनाटॉमी को कहां पर मेरे को सेट करना है, ठीक है। लेकिन ये जितना सब डिवीजन है, वो सारे सब डिवीजन पर स्पेसिफिक बुक भी अवेलेबल होती है, ठीक है। इसके बाद एक है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी एक्चुअली में क्या है कि एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी एक ऐसा अप्रोच, एक ऐसा मेथड जिसमें किसी पार्टिकुलर या किसी खास टारगेटेड ऑर्गन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। चाहे वो आईज हो सकती है, चाहे वो स्प्लीन हो सकती है, चाहे वो गोनैड्स हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो, उसका जो मेन पर्पस होगा कि वो जो सिंगल एनाटॉमिकल पार्ट है उसको हम लेते हैं और उसमें से ज्यादा उस पर जो है एक्सपेरिमेंटल पॉइंट पर जो है हम लोग उसको स्टडी करते हैं कि उस पर कई फैक्टर अगर काम करता है, किसी खास तरह के फैक्टर, तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, या इट इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्पेक्टिव एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका हो गया सब डिवीजन ऑफ द एनाटॉमी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अभी तो टाइम होगा ही, चलिए अभी टाइम है और मैं भी आ जाता हूं। आज मैं एनाटॉमी को फिनिश करने के बाद फिर एक चीज आ जाती है जिसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी, जिस पर मैं एक वीडियो बना करके आप लोग को सेंड कर दूंगा। और मेरा पर्पस ये है कि एनाटॉमी को स्पेसिफिक लेके चला जाए, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग जल्दी से हेड और नेक में प्रवेश कर जाएं, इंटर कर जाएं, ठीक है ना। तो आज जो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं, ये सब जो बेसिक चीजें हैं मैं चाहता हूं कि अपने 2 से 3 लेक्चर में इसको फिनिश करके जो मेन टारगेट है हेड एंड नेक, इसको इसमें मैं इंटर करूं, ठीक है ना। तो इसको भी मैं चाहता हूं कि आज जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर दूं। आज हम लोग लैंग्वेज की बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द एनाटॉमी, ठीक है। और ये सब जानना जरूरी है। देखिए 10 मिनट्स और है, 10 मिनट्स और है। अगर कटेगा तो मैं हो सकता है लिंक भेज दूं, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूं एक्चुअली में, ठीक है ना। तो जब ये फिनिश हो जाएगा तो मैं जब दूसरा लिंक भेजूंगा और उस लिंक से आप लोग दोबारा आ सकते हैं। रीजन ये है, कॉज ये है कि कल हम लोग का बकरीद है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आज कुछ टॉपिक को आगे बढ़ा दिया जाए। लैंग्वेज ऑफ द एनाटॉमी, आप लोग अलग अलग तरह के पोजीशन, प्लेन, टर्म्स और रिलेशंस के बारे में आज पढ़ेंगे और रीजन्स के बारे में भी पढ़ेंगे और मूवमेंट्स के बारे में भी डिस्क्रिप्शन होगा। क्या कि मैं ऐसे हिल रहा हूं तो ये क्या है, मूवमेंट है। मेरा हाथ घूम रहा है तो ये क्या है, मूवमेंट है। तो ये सारी जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है वो वाकिफ होनी चाहिए कि आपको आगे किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और ये सब टर्मिनोलॉजी आपको बार बार आती रहेगी, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहला जो पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में बात होती है। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? दिस इज माई पोजीशन। मैं जैसे बैठा हुआ हूं, ये मेरा एक पोजीशन है। एक बंदा अगर खड़ा है, वो इरेक्ट हो सकता है, वो स्ट्रेट होता है, तो वो उसका एक पोजीशन होता है। अब आते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन एक्चुअली में क्या है। एनाटॉमिकल पोजीशन एक खास तरह का पोजीशन है जिसमें एक बंदे को स्ट्रेट तो खड़ा होना है और इस तरह के दोनों हैंड जो है सामने की तरफ रहेगा, इस तरह, है ना। पाम फेसिंग टुवर्ड्स कैमरा। मेरा पाम किधर फेस कर रहा है? टुवर्ड्स कैमरा। इसकी मैं एक फोटो दिखाता हूं, तस्वीर दिखाता हूं और फिर मैं बताता हूं कि इसको हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। जैसे कि ये एक तस्वीर है, एक लड़की की एक तस्वीर है और इसके पोजीशन को गौर से देखिए। इसके पैर के तरफ देखिए, इसके हैंड के इधर देखिए, ठीक है। तो इसमें आपको जो पोजीशन दिखाई दे रहा है, दिस इज एक्चुअली सो कॉल्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। और ये एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात समझने के लिए कि एंटेरियर क्या है, पोस्टेरियर क्या है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम एक चीज को समझ लेते हैं कि कोई भी चीज है दुनिया में तो उसका सामने का हिस्सा होता है और उसके पीछे का हिस्सा होता है। ये बच्चा भी समझता है कि ये सीधा है, ये उल्टा है, ठीक है। ये घड़ी है, ये इसका सामने का हिस्सा है, ये घड़ी है, इसका पीछे का हिस्सा है। ये मैं हूं, मेरा ये एंटेरियर साइड है, पीठ जो है ये पोस्टेरियर है।
ये सारी बात सब कोई समझ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि हम लोग जब नॉर्मली खड़े होते हैं तो हमारा हैंड ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, हमारा हाथ ऐसे रहता है, ऐसे मेरा हाथ रहता है, ठीक है ना, हम लोगों का हाथ इस तरह रहता है। तो यहां पर क्या है कि हैंड जो इस पोजीशन में है, दिस पोजीशन इज एक्चुअली सुपिनेटेड, हमारा हैंड जो है सुपिनेटेड है, ठीक है ना, ये एक्चुअली में ये सामने की तरफ होगा, और इसके अब ये ऐसा हो गया तो ये सारी चीज को हम एंटेरियर कहेंगे, हैंड का एंटेरियर, एब्डोमेन का एंटेरियर, चेस्ट का एंटेरियर, फेस का एंटेरियर, नेक का एंटेरियर, लोअर लिम्ब का एंटेरियर, ठीक है ना, ये हो गया हैंड, ये हो गया फोर आर्म, है ना, और ये हो गया आर्म। तो ये सारी चीज जो है सारे चीजों का ये एंटेरियर पोजीशन हो गया। तो ये एक सिंपल सी बात है जिसको ये बताने की कोशिश कर रहे थे बीडी चौरसिया साहब, और उसको मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये इस पोजीशन को हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। दूसरा जो पोजीशन है आप देखिए, इसको कहते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम पीठ के बल लेट जाते हैं, मेरा एब्डोमेन जो है वो मेरे सीलिंग फैन के तरफ हो, या मेरा फेस जो है टुवर्ड्स सीलिंग हो, और मेरा जो पीठ है, ठीक है, वो बेड पे हो, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, सुपाइन पोजीशन। चलिए इस पर भी नजर डाल लें, इसमें बुक में दिया हुआ है, ये देखिए, दिस पोजीशन इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। तो ये बंदा का जो ये पोजीशन है ये सुपाइन पोजीशन है, लेकिन ये हैंड को अगर हम देखते हैं तो हैंड के लिए ये प्रॉन है, ठीक है, प्रॉन का मतलब उल्टा हो गया, हैंड का भी सुपाइन और प्रॉन, सुपिनेटेड और प्रॉन पोजीशन होता है। तो हैंड अगर सुपाइन होता तो पाम फेसिंग अपवर्ड, पाम ऊपर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पाम जो है उल्टा है, तो बंदा का बॉडी तो सुपाइन पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पर करेक्शन करने की अगर आप चाहें जरूरत, इसको भी सुपाइन करना चाहें तो हैंड को बस ऐसा करके रोटेट कर देना, घुमा देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, किसी तरह का भी सवाल तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो पोजीशन है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉन, जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें एब्डोमेन यानी कि पेट के बल कोई बंदा को लेटाया गया, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रॉन पोजीशन, ठीक है। तो ये जो पोजीशन होगा जब पर्सन when a person laying on his her face, chest and abdomen is said in prone position, तो उसका पेट, उसका चेस्ट, उसका एब्डोमेन का रीजन और उसके फेस का रीजन सारा जो है बेड साइड में हो, उसको हम लोग प्रॉन पोजीशन कहेंगे। आप देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होगा इसको हम लोग कहेंगे प्रॉन पोजीशन, ठीक है। तो प्रॉन पोजीशन हो गया। अब आते हैं हम लोग, आप आगे, आपको कभी भी इमेज देख करके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, कि इमेज में प्रॉन है तो आप प्रोनेटेड का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति के कंप्लीट बॉडी की चर्चा होती है, वो पेट के बल अगर लेट जाता है, पेट नीचे हो और पीठ ऊपर हो, इसको हम प्रॉन कहेंगे। यहां पर के अगर सेक्शन को आप देखते हैं तो दिस इज एक्चुअली लैटरली, ये अगर नेक को घुमा करके ऐसे कर देते हैं तो इनका जो पोजीशन हो गया स्कल का वो लैटरल में आ जाएगा, और अगर वो ऑसिपिटल साइड पीछे होता तो इनका जो एंटेरियर साइड है वो तकिया पे होता, ठीक है ना, इसका जो फ्रंटल हेड का जो फ्रंटल पोर्शन है वो तकिया पे होता। लेकिन यहां पर जो स्पेसिफिकली बात हो रही है प्रॉन का इन रिलेशन टू चेस्ट, एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब, बात समझ में आ गई। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रॉन में जो है ये घुमा दिया, ये इमेज पे जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर हर स्पेसिफिक पार्ट के बारे में एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी होगी, लेकिन ये होल बॉडी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। चलिए, सुपाइन हो गया, प्रॉन हो गया। अब आते हैं आगे, आगे देखिए क्या है, लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन, ये पोजीशन हम लोग यूजुअली ये घर में भी देख सकते हैं। सुपाइन पोजीशन या प्रॉन पोजीशन में आपके
भैया लेटे हुए हैं, कोई सुपाइन पोजीशन में लेटता है, कोई प्रॉन पोजीशन में सो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब यूजुअली हम लोग अपने दिन व दिन या रूटीन लाइफ में usually we use such type of position, but lithotomy position is quite different. It is actually used for some medical purposes, ठीक है। इसको मेडिसिन के किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये स्पेशल पोजीशन है जिसको तैयार किया गया है, जिसको हम लोग लिथोटॉमी पोजीशन कहते हैं। इसमें क्या है कि देखिए लिखता क्या है, बुक क्या लिख रहा है, बीडी चौरसिया का, पर्सन लेइंग ऑन हर बैक, वो अपने बैक पे लेटा हुआ, यानी कि सबसे पहला वो सुपिनेटेड है, वो सुपाइन पोजीशन में है। लेकिन वहां चेंज क्या हुआ है कि इसने इसके पैर को ऊपर की ओर उठा करके रखा गया है। दिस पोजीशन इज मोस्टली यूज्ड ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि डिलीवरी जब होती है बेबी की तो लिथोटॉमी पोजीशन को जो है, ठीक है, सेट किया जाता है बेबी के डिलीवरी के प्रोसीजर के समय। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट के लिए, एग्जामिनेशन के लिए लिथोटॉमी पोजीशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि एक कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, या कोई लेडी है जिसके यूटेरस में ऐसा है कि एक ट्यूमर डेवलप कर गया है, ठीक है। एक हो सकता है वो कैंसरस ट्यूमर हो या नॉन कैंसरस ट्यूमर हो, या उसके जो ओवरीज है उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम है, उसमें फॉलिकल्स के कंडीशन को देखना है। तो वो सारी चीजों को चेक करने के लिए जांच की प्रक्रिया में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है लिथोटॉमी पोजीशन का। एक टेस्ट होता है अल्ट्रासोनोग्राफी का,